आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM पर और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है विमर्श। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बच्चों के बारे में, हमारे समाज में महिलाओं के बारे में किस तरह से अवधारणाएं विकसित की जा रही हैं जिससे हमारे बहुत तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग से सोचना पड़ रहा है, जो कि वो समस्याएं हर दिन नए सिरे से जन्म लेती जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय भी है और चिंतन के साथ में परिवर्तन का विषय भी है, न केवल उसकी सोच में बल्कि ठोस बुनियादी कार्यों में भी। और इस सब पर बात करने जा रहे हैं हम आरुषि भटनागर जी से। आप इस दिशा में काम करने वाली एक विशेषज्ञ हैं जो कि न केवल कम्युनिटी रेडियो के विषय पे काम कर रही हैं और उसमें विभिन्न विषयों पर बच्चों के साथ वुमेन डेवलपमेंट पर भी काम कर रही हैं, सोशल डेवलपमेंट के तमाम आयामों पे काम कर रही हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कैसे सामग्री प्रस्तुत की जाए एक बड़ी चुनौती है, उस पर भी काम कर रही हैं। और इन्होंने शोध किया है, इन्होंने अध्ययन किया है इस विषय पर कि जो महिलाओं का पोर्ट्रेयल है हमारी सोसाइटी में अलग अलग लीडर्स के तौर पर, चाहे वो प्रोडक्ट हों, चाहे वो सोसाइटी के संगठन हों, चाहे वो कंपनीज हो, कहीं पर भी एक महिला का कैसे पोर्ट्रेयल किया जाता है उस पर भी आपके साथ हम चिंतन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाज किस उसकी दिशा और दशा क्या है और उसमें गंभीर परिणाम जो आ रहे हैं उसके पीछे कुछ गलतियाँ हम करते जा रहे हैं, उसे रोकना है। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। आरुषि जी, आपने चूँकि आप एक मातृशक्ति हैं, एक महिला हैं और आपने इस विषय पर अध्ययन किया है, तो निश्चित रूप से वो संवेदना, वो चिंतन और वो अपने अनुभव भी उसमें शामिल रहे होंगे। तो अभी अगर वर्तमान समय में देखें तो एक चूँकि उपभोगवादी समाज हमारा बन गया है, पहले जिस तरह से बहुत से सामाजिक मानदंड या मानवीय मूल्यों की स्थापना थी, उसके बहुत से प्रतिमान टूट गए हैं, ये टूट रहे हैं दिन ब दिन। तो ये कितनी गंभीर चिंता है और अभी आप क्या क्या अध्ययन में आपने पाया? जी, अगर हम किसी भी विषय की बात करते हैं तो अध्ययन तो एक सागर है और मुझे लगता है मेरी बस शुरुआत है। लेकिन हाँ, जो कई चीज़ें अध्ययन जब आप करते हैं तो आपकी जो रियलिटीज़ आपके मन में होती हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, वो बदलता है और वो ग्रो करता है। तो जो मैंने पढ़ाई के दौरान अध्ययन किया उससे मुझे मदद मिली आगे का काम करने में, जो मैं रेडियो में कर पा रही हूँ। पर सही मायनों में जो आप अगर मैं एमफिल की बात करूं, रिसर्च की बात करूं, तो महिलाओं के पोर्ट्रेयल की बात करूं तो मैंने टीवी सीरियल्स पे जो पोर्ट्रेयल होता है उस वक्त 2014 की बात है, 2013 मैंने रिसर्च किया था, तो उस समय ये मालूम चला मुझे कि महिलाओं का पोर्ट्रेयल आइडियल वुमेन की तरह एक पैरामीटर ड्रॉ किया हुआ है, उसके अंदर ही होता है। मतलब एक बंधा हुआ खांचा है, उसको आइडियल वुमेन मान करके किया जा रहा है, जबकि समाज के लिए जो आइडियल वुमेन होनी चाहिए उस दिशा में चिंतन नहीं हो रहा है जी। और अगर आप किसी से पूछते हैं कि आप आइडियली क्या होना चाहते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो आपको किसी पायलट का एग्जाम्पल बता दें या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन का एग्जाम्पल बता दें, नाम भी शायद नहीं सुने होंगे, या महिला क्रिकेट टीम के बारे में बताएं या कुछ कोई भी हो सकता है, सोशल एक्टिविस्ट के बताएं, वो भी नहीं करेंगे कोई भी। लेकिन वो एक एक्ट्रेस होती हैं यूजुअली, एक्टिंग बहुत बड़ा जॉब है डेफिनेटली, बट वो एक प्रोफेशन है, बट हम उसको आइडियलाइज करते हैं। तो हर कोई उनका जो कैरेक्टर है वो समझता है ये एक परफेक्ट वुमेन है। और उसमें भी जैसे एक पर्टिकुलर हाइट है तो लगता है ये आइडियल हाइट है, ये एक फेस का कट है, ये आइडियल कट है, ये फिगर है, तो फिगर तो ये मोटे मोटे तौर पर ये एक आइडियल पर्सनालिटी का कैरेक्टरिस्टिक तय किया जा रहा है। और जो नहीं है उनके इर्द गिर्द वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। ये बहुत गंभीर बात है और जिस दिशा में आपका चिंतन अध्ययन बता रहा है वो हमारे देश के करोड़ों जो बेटियां हैं उनकी जीवन में बहुत से डिप्रेशन का कारण है, बहुत से तकलीफ़ों का कारण है। क्यों? क्योंकि अच्छा इंसान होने का पैरामीटर उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, उनके सामने वो प्रस्तुत किया जा रहा है जो एक अच्छे इंसान होने के लिए बहुत छोटी क्वालिटी हो सकती, ज़रूरी नहीं है। वो पैरामीटर किसने तय किया? हाँ, और ज़रूरी भी नहीं है जी, क्योंकि मैं खुद इसका भाई अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ तो सब ब्लैक होते हैं, तो ज़्यादातर तो क्या उनका कोई आइडियल नहीं होता? ऐसा नहीं होगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा। और कभी स्वामी विवेकानंद जी को ये पूछा गया था कि आपके वस्त्र ऐसे हैं तो यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ जेंटलमैन, तो उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जेंटलमैन बनाने का काम एक दर्जी, एक मोची और एक हजाम, ये 3 लोग मिल के करते हैं। एक दर्जी अच्छे से कपड़े सिल देता है, एक मोची अच्छे से जूते बना देता है और एक हजाम आपकी अच्छी सी शेव बना देता है और बाल बना देता है। तो ऐसे आपका एक जेंटलमैन को चंद मिनटों में तैयार किया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत में, हमारे यहाँ वर्षों लगते हैं एक चरित्रवान व्यक्ति के निर्माण में, और वो व्यक्तित्व
संपूर्ण गुणों से पोषित होता है और ये एक बड़ी प्रक्रिया होती है। उसका आकलन किसके वस्त्रों से, उसके जूतों से और उसके बालों से नहीं किया जाता, उसके एक व्यक्तित्व से किया जाता है, उसके आचरण से किया जाता है, उसके व्यवहार से किया जाता है, उसकी भाषा से किया जाता है, उसके ज्ञान से किया जाता है। और ऐसे व्यक्ति की संकल्पना एक गुणवान व्यक्ति की होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या हम आजकल अपनी पहचान भी अच्छे कपड़ों, अच्छे जूतों और अच्छे बालों से करते की दिशा में बढ़ रहे हैं? अगर बढ़ रहे हैं तो क्या हमारी सारी कमाई इसी पर लग रही है? और क्या हमारे जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही प्राप्त करना है? ये बहुत बड़ी चिंता है। जी, और मुझे तो ये भी लगता है कई बार जब लोग कहते हैं कि आप खूबसूरती अंदर होती है, बिल्कुल है, बिल्कुल सच है। मगर अगर कोई व्यक्ति आपके सामने दो बैठे हैं और अगर कोई पूछ ले कि आपको आप मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो लोग कहेंगे नहीं तुम्हारे अंदर है। लेकिन क्या उनका चेहरा सुंदर नहीं है? क्यों एक ही तरह का चेहरा सुंदर होता है क्या? तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी बचपन से फेस की है। शुरुआत से हम जब भी कहीं जाते थे तो बस सिर्फ टिप्स मिलते थे कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा रंग साफ हो जाएगा, तुम ये लगा लो, तुम ये ठीक कर लो। और मैं डांस करती थी स्कूल में, मैं क्लासिकल डांसर थी, तो कई बार सिर्फ रंग की वजह से मुझे पीछे खड़ा कर दिया जाता था या मुझे वो रोल नहीं मिलते थे। तो बहुत कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ। मैं इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी कि मैं क्लास में उठ के सवाल भी नहीं पूछ पाती थी किसी से। और ये कॉन्फिडेंस भी नहीं आया, कॉन्फिडेंस नहीं है। और आपके अंदर भले ही एक अच्छा व्यक्ति जन्म ले रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने के बजाय वो कुंद होने लगा, या उसके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बन गया कि उसको खुद से ही सवाल करना क्या आवश्यकता कम है। आप में कमी है, सामने वाला बहुत मतलब कितना अच्छा, देखिए अच्छे दिखते हैं और हम नहीं, हम कुछ हम बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। इसमें कई बच्चों को हमने अपने पेरेंट्स से शिकायत करते हुए पाया है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमने देखा है कि उनकी शिकायत रहती है कि माँ आपने पोषण में कुछ कमी कर दी, वरना मेरी थोड़ी सी 2 इंच हाइट बढ़ गई होती और मुझे हाई हील शूज़ या सैंडल नहीं पहननी पड़ती। आपने थोड़ा सा कम किया, आपने उतना उपटन मेरी नहीं लगवाई, वरना मेरे भी स्किन जो है थोड़ी फेयर हो गई होती। ऐसी बहुत सारे प्रश्न उठाते हुए बच्चों को हमने देखा है और ये बड़ी गंभीर चिंता है, क्योंकि समाज में हम मानदंड जो स्थापित कर रहे हैं वो मानवीय मानदंड नहीं है, वो आधारभूत वैज्ञानिक मानदंड नहीं है, वो एक ऐसे हाइपोथेटिकल मानदंड हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और ये आज भी हो रहा है। आज भी हम अब शहरों की बात करें, गाँव में चले जाएं, आज भी जो लड़कियां हैं वो यही सुनती हैं बातें, देख तेरी शादी कैसे होएगी, तू ये लगा ले, तू वो कर ले, तू धूप में मत खेल, तू ये मत कर। क्योंकि मेन फोकस यही है कि लड़कियों को दिखना ऐसा चाहिए। ये बड़ी चुनौती है जिसकी वजह से पेरेंट्स स्पोर्ट्स में खास करके बच्चों को नहीं भेजते, खासकर गर्ल्स को। उनको लगता है कि वो चोटिल होंगी, कोई फेस पे या शरीर पे कोई दाग होगा, या वो सांवली हो जाएंगी, या उनका जो है वो फिगर वैसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। ऐसी बहुत सी चिंताएं हैं। तो महिलाओं को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और ये चिंता की बात है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो एक सभ्य समाज है और सभ्य समाज तब तक सभ्य नहीं होगा जो सभ्यता के मानदंडों को अपनाएगा नहीं। तो हम सब के लिए चिंता का विषय है और इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं एक अल्प विराम और फिर लौटते हैं और इस महत्वपूर्ण चर्चा के विभिन्न आयामों पर आरुषि भटनागर जी के साथ बात करते हैं। तो आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष, और साथ में चिंतन का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी है कि आप भी चिंतन का में सम्मिलित होइए और इन बिंदुओं पर आप भी थोड़ी सी फिक्र अपनी बढ़ा लीजिए। एक बार फिर स्वागत है आपका और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विमर्श और मंच है रेडियो जय घोष 107.8 FM और हमारी मेहमान हैं आरुषि भटनागर जी, जो कि अध्येता हैं, विश्लेषण कर रही हैं तमाम ऐसे विषयों का। एमफिल किया है आपने और उसमें महिलाओं के हमारे समाज में या अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में या अलग अलग मंचों पर किस तरह से एक महिला को प्रदर्शित किया जाता है, पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन, ये इस पर इनका बहुत चिंतन है, अध्ययन है और व्यवहारिक अनुभव भी है। और ये सबके दायरे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे समाज में कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए और क्या करनी है इस दिशा में। तो जब आप ये देखती हैं तो हमारे शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हर विषय में हमारे बच्चों के मानस पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन और चिंतन और उनको दिशा देने का काम शिक्षा का है। और पूरा जीवन में सबसे बड़ा अंश, सबसे ज़्यादा समय शिक्षा में देता है बच्चा, कोई भी हो, और वो समय उनको दिशा देने का है। वहाँ कहाँ चूक हो रही? वहाँ अगर चूक की बात करें, सच में देखिए शिक्षा एक हथियार है और बिल्कुल ज़रूरत है। वो
आपको आगे बढ़ाती है, ग्रो करती है। अगर मैं आज किताब नहीं पढ़ती तो मैं शायद इस बारे में बात नहीं कर सकती थी। वो मेरे अंदर होता पर मुझे बात करना नहीं आता, या फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शिक्षित होते हुए भी कई मानवीय मूल्यों की कमी हो रही है। अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे लिए शिक्षक सबसे एक हम जो आइडल कहें, वो जो कहें वो सच है। लेकिन अगर उनकी नज़र से मैं भेदभाव होता हुआ देखती हूँ या वो मुझे कहीं कम आंक रहे हैं तो मुझे लगता है मैं कम हूँ। तो शायद एम्पैथी को डेवलप करना या मॉरल्स पे काम होना बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। दो महत्वपूर्ण बातें, एक तो मॉरल वैल्यूज़ की बात की, दूसरी आपने ह्यूमन वैल्यूज़ की बात की हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और साथ में हम जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं उसमें सोशल वैल्यूज़, ये 3 तरह के वैल्यूज़ हैं जिन पर काम की आवश्यकता है, जिस पे भागीदारी की आवश्यकता है। और ये जिस तरह के, और इन सब में चूँकि अगर सिनेमा की बात करें तो वो समाज का आईना है, हमारी संस्कृति का आईना है, लेकिन सिनेमा मुझे लगता है कि ऐसा आईना बन गया है जो समाज की दिशा बदलने लग गया है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या कुछ छोड़ रहे हैं और हमें क्या पकड़ कर रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं। तो आरुषि जी, जब आपने अध्ययन किया तो जो लोगों को आपने सैंपल सर्वे में लिया तो वो सैंपल, वो सर्वे आपको और क्या क्या आयाम दिखाता है, क्या बताता है कि इस तरह का निर्णय स्वतः हो रहा है या लिया जा रहा है, स्पेशली इंटेंशनली ऐसा प्लान किया जाता है? देखिए, दोनों तरह से काम करता है, एक सर्कल जैसा है शायद मुझे लगा। लेकिन हाँ, मीडिया बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है और मीडिया वो परफेक्ट पिक्चर प्रेजेंट कर रही है और वो परफेक्ट पिक्चर लोगों को लगता है कि नहीं है तो मेरी लाइफ पूरी नहीं है। मुझे बाल भी ऐसे चाहिए, मुझे चेहरा भी ऐसा चाहिए, मुझे बिहेवियर भी ऐसा चाहिए, मुझे पति भी ऐसा चाहिए, मुझे घर भी ऐसा चाहिए, मतलब हर चीज़ सेट है पहले से, और वो नहीं है तो आपकी लाइफ ठीक नहीं है और तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन है और डिप्रेशन फिर वो सुसाइडल अप्रोच की तरफ लेके जाता है। और ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हर 2 से 5 मिनट के बीच में एक व्यक्ति हमारे यहाँ सुसाइड कर रहा है, और उसमें भी ये सुसाइड करने वालों की तादाद जो है उसमें यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, और यंगस्टर्स में भी जो मेल हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और महिलाओं की तादाद भी है, लेकिन वो उनकी तुलना में आधी है। तो ये एक बड़ी गंभीर प्रक्रिया है। दोनों ही स्थितियों में पहले तो सुसाइड ही अपराध की श्रेणी में आता है और गैर सामाजिक स्थिति में आता है। ये होना ही नहीं चाहती और ये मानवीय सभ्यता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस पर जब हम बात करते हैं तो ये जो टेम्परामेंट विकसित हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक ढांचे का भी फेल्योर है, हमारी शिक्षा का भी फेल्योर है, और हम जिस तरह का हमारा पारिवारिक वातावरण में बच्चों को अवसर मिलता है कि अगर वो विद्यालय में या शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चे परिवार में डिस्कस करते हैं, तो कहीं वो भी लैग कर रहा है। जी, और देखिए, हम एंटरटेनमेंट हर कोई चाहता है लाइफ में, लेकिन जैसे एक मास कम्युनिकेशन में हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जो मुझे हमेशा आती थी, कल्टीवेशन थ्योरी। उसमें ये कहा जाता है जो हैवी व्यूअर्स हैं, अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, जिस तरह का आप कंटेंट देख रहे हैं, तो अननोइंगली आपके मन में वो जा रहा है और आपके बिहेवियर में आ रहा है। अगर ये जो रिसर्च की गई थी, बच्चों को अगर आप वायलेंट कंटेंट बहुत देख रहे हैं बच्चे, तो आपके अंदर क्या ट्रेट्स डेवलप होते हैं उसके बाद देखा गया। तो जो लोग बाहर निकल रहे थे उनको लग रहा था कहीं मुझे कोई हमला ना कर दे, मेरे ऊपर कुछ हो ना जाए, या फिर डर, अनवांटेड डर, क्योंकि वैसे गेम्स खेल रहे हैं वो कि वो बार बार टर्न्स आ रहे हैं, टिल्स आ रहे हैं, फायर्स हो रहे हैं, या मार देना है नहीं तो वो मार देगा, ऐसी अवधारणा विकसित हो जाती है। और वो थ्रिल आ रहा है और तो वो चीज़ आपको लग रही है नहीं हम बहुत समझदार हैं, मुझे पता है वो टीवी है, मुझे पता है वो फिल्म है, लेकिन वो आपके अंदर जो बदलाव लेकर आ रहा है वो आपको पता नहीं चलता है, कई बार नहीं पता चलता था, और हम क्या से क्या बन गए ये पता नहीं चलता। और हम फिल्मों में गीतों के जरिए ये अभिव्यक्त तो कर लेते हैं, लेकिन स्वयं की अभिव्यक्ति हो नहीं पाती। चॉइस बहुत ज़रूरी है, आप क्या कंटेंट देख रहे हैं उसकी चॉइस, और नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है। नियंत्रण बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आपका सेल्फ छूट रहा है तो ऐसा लगता है कि आपका जो पूरा तंत्र है वो आपके नियंत्रण में नहीं है, और आपके नियंत्रण में नहीं है तो केवल मन नहीं, आपके सारी इंद्रियां उस नियंत्रण में रहनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप जानवर नहीं हैं, और अगर आप एनिमल नहीं हैं तो एनिमल बिहेवियर आपका होना नहीं चाहती। और इसलिए ऐसा लगता है कि युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति भी शायद इसी कारण से बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कभी वो आत्मरक्षा में कोई ऐसा एक्ट कर लेते हैं जहाँ पर उतने हीवी एक्ट की ज़रूरत नहीं थी, और वो धीरे धीरे उनको एक हैबिचुअल क्रिमिनल भी बना देता है। जी, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं, आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो आपको असर डालता है। इसमें आपका ये अनुभव जो अध्ययन में आपको मिला है, इसको कंट्रोल करने के, क्योंकि ये चिंतन ये बताता है कि हमें इस पर ठोस काम करने की ज़रूरत है, इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें विद्यालय में, घरों में,
पेरेंट्स को जी। या जो परिजन हैं और उनको क्या कुछ करना चाहिए ताकि इस पे कंट्रोल हो सके। और वो भी एक देखने में ये आता है कि पेरेंट्स अमूमन एक स्ट्रिक्ट जो डंडा के वाला जोर पे करना चाहते हैं कि तुम ये बंद कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये आज नहीं देखोगे, ये वो ऐसा स्विच ऑन स्विच ऑफ कॉन्सेप्ट जो है, क्या ये काम कर सकता है? देखिए आप मैंने एक रेडियो पे मैं एक प्रोग्राम होस्ट करती हूँ जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। छोटे बच्चे 5 से 10 साल के भी होते हैं, 8 साल के होते हैं, तो उनसे छोटे टॉपिक पे बात करते हूँ। अब मैं उनसे बहुत फेमिलियर नहीं हूँ, नई मिल रही हूँ, नए बच्चे हैं, थोड़े बात करने में बहुत जल्दी बच्चे खुल जाते हैं और शामिल हो जाते हैं। जी। तो अब हम एक दिन सपनों की बात कर रहे थे, एक बार बात कर रहे थे स्कूल क्यों नहीं जाते, तो एक बच्चे ने बताया 6 साल का बच्चा कि वो एक बुली करता है, उसको एक लड़का बुली करता है, पैसे उसे छीन लेता है, परेशान करता है। तो मैंने पूछा तुमने अपनी मम्मी को बताई ये बात? नहीं बताया। तो नहीं बताई उसने। क्यों नहीं बताई? क्योंकि मम्मी दिन में बिजी थी और रात को फिर पापा आ गए, फिर वो सो गए, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। और बच्चे अगर कुछ बोलना शुरू करते, कई बार माता पिता कहते हैं नहीं तुम बहुत शैतान हो, तुम चुप रहो, या फिर तुम ये करो, तुम बच्चों के लिए अमूमन ऐसे स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि अनुचित नहीं है, क्योंकि बच्चों को खुलेपन में रहना उनका स्वभाव है। ये शरारत हो भी सकती है, शरारत नहीं भी हो सकती है। कई बार छोटी छोटी शरारतें भी सीखने का आधार होती हैं, इसलिए उसे बंद कर देना भी ठीक नहीं, और सुनने या उनको एक फ्रेम में फिट कर देना ये कतई उचित नहीं है। और ये हमारे लिए पहला सबक भी है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कतई न करें। तो एक तो ये अनुभव है। दूसरा क्या मिला? बच्चों का व्यवहार दर्शाता है। एंड हम कुछ रिकॉर्डिंग्स करते थे, तब आप जानते हैं कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के भी कितने डेटाज हैं और कितने हैं जो डेटाज हैं ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड में नहीं आते, रिकॉर्ड में आते ही नहीं हैं, एंड कंप्लेंट्स नहीं होती। कई चीज़ें जब हमें भी पता चली और हम उसको कंप्लेंट तक नहीं ले जा पाते क्योंकि वो फैमिलीज अग्री नहीं करती, फैमिलीज भी एग्री नहीं करती हैं, और रूल्स भी हैं कि जिसमें बहुत सारे प्रिकॉशन भी लेने हैं, और जब तक आप डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तब तक, अब तो थाने में भी एफआईआर तब तक नहीं होगी जब तक नाम और पता और आपका पूरा विवरण और आधार नंबर तक नहीं होगा। और जब सब होता है तो जिसके खिलाफ आप शिकायत करते हैं उसको सबसे पहले जानकारी मिलती है। लेकिन बिल्कुल हमें बदलाव अगर लेके आना है तो काम तो यहीं से करना है। और बच्चे का व्यवहार समझें तो कम से, अगर वो कहीं नहीं जाना चाह रहा है, बार बार मना कर रहा है, वो शैतान है, वो बच्चा तो है, लेकिन हर चीज को शैतानी का नाम नहीं दिया जा सकता। वो आपको शायद कुछ बताना चाह रहा है, वो नहीं कह पा रहा है। तो वो जानना समझना, बहुत पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, कमाते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत ये मिस कर देते हैं। ये कह सकते हैं कि अमूमन जो पेरेंट्स हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हिस्से को मिस कर देते हैं। और कई बार ये भी है कि बच्चों के साथ वो आत्मीय व्यवहार आपका नहीं होगा तो बच्चा सरल नहीं होगा अपनी बात साझा करने के लिए। उसको विश्वास भी नहीं होता कि मेरी बताई गई बात पर मुझे पीटा जाएगा या मुझे रोका जाएगा या जिसके लिए मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ उसको रोका जाएगा। एक और महत्वपूर्ण व्यवहार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो अभिव्यक्त कर पाते हैं या उसका बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, और कई बार पेरेंट्स इसको बिना परीक्षण किए उनकी किसी बात पर एक्शन भी कर लेते हैं। किसी छोटे बहन ने अपने भाई पे कंप्लेंट कर दी या छोटे भाई ने बहन पे कंप्लेंट कर दी और उसको डांट दिया गया, और कई बार ये उसको हैबिट पड़ जाती है, उसको लगता है कि शायद ये टूल अपनाकर हम कर लेंगे। तो बहुत बारीक विश्लेषण की ज़रूरत है बच्चों के साथ, और उनके साथ समय देने की ज़रूरत है, समय ताकि उनको बहुत सी, जैसे हमने देखा कि जो आपने बताया कि इस तरह का उनकी अवधारणा जो विकसित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पीयर के बीच में, उनके दोस्तों के बीच में ऐसे लोग होते हैं जो चर्चा करते हैं बच्चे या ऐसी बिहेवियर करते हैं। वैन्स में आजकल हम देखा है, स्कूल वैन्स में बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत सी शरारतें करते हैं जो धीरे धीरे बुली करने की कैटेगरी में चला जाता है, और उसके आगे वो एक ग्रुप टारगेट करने के तौर पर चला जाता है बच्चों को। तो कहीं ना कहीं वो एक जो खुला मानस है वो जो नहीं स्वीकार करना है उसे स्वीकार कर लेता है, और जो स्वीकार करना है वो छूट जाता है। जी, तो बिल्कुल बच्चों के साथ समय देना बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर हम बच्चों की बात करते हैं वो बहुत सरल हैं, खुल जाएंगे आपके साथ, खुल जाएंगे, लेकिन हाँ उनको ये विश्वास होना चाहिए। कई बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे जब सामने आते हैं तो अगर मैं आपको बात करूँ राजस्थान की, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, कई लड़कियों का स्कूल जाना मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहाँ नशे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनके पिता जो हैं वो नशे के एडिक्टेड हैं, माँ कमा रही है। राजस्थान में कई वहाँ पे, अब सिरोही डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो मैं, वहाँ महिलाएं काम कर रही हैं और नशे से पीड़ित हैं उनके पिता सारे। तो एक पहले ये दिक्कत घर में, दूसरा अगर उन्होंने बताया कि कुछ छेड़छाड़ कुछ गलत हो रहा है, पता चला उनका ही स्कूल बंद करा दिया जाएगा। तो ये डर, तो अब सोचिए लड़कियाँ डर में जी रही हैं और छोटी हैं वो उम्र में। लेकिन हाँ ऐसे में मैंने ये भी देखा कि वहाँ उनके टीचर्स या प्रिंसिपल अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से उनको इतनी हिम्मत मिलती है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी भी कर रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं और जॉब अच्छा कर रही हैं। आज जाके जयपुर में है, कोई नर्स बन गई हैं
और वो अगर नहीं बन पाती हैं, अगर वो एक बिल्कुल, ये तो कुछ उदाहरण आपने बताए, लेकिन अमूनपुर देश के जो परिदृश्य है उसमें ऐसा देखने को मिल रहा है जी और ऐसा हो भी रहा है। और हमारे बच्चों को, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या जी वो मेल चाइल्ड हो, जी उन सब को ये ज़रूरी है कि वो काउंसिल भी किया जाए, क्योंकि अगर एक को अच्छी शिक्षा दी जा रही है और दूसरे को बिगड़ने का मौका दिया जा रहा है तो ये भी चिंता की बात है और ये भी नहीं होना चाहिए। और बच्चे हैं, बेहतर नागरिक बने और साथ में जिम्मेदार नागरिक बने और एक संवेदनशील नागरिक बने, और ये हमारी सामाजिक आवश्यकता भी है, ये हमारी संवैधानिक आवश्यकता भी है। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम एक अच्छा देश का निर्माण तभी कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद हम अपने कर्तव्यों से दूर चले जाएंगे, और ऐसा हो रहा है। ये हम सब की साझी चिंता है और हम सब का साझा प्रयास इस दिशा में तभी हो पाएगा जब इस चिंता को चिंतन में आप बदल पाएँ और ये चिंतन आपको एक राह दिखा सके। और वो राह, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स, सोशल एक्सपर्ट्स हैं, बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत से ऐसे सामाजिक एक्सपर्ट्स हैं, वो मिल करके काम कर रहे हैं। आप भी मिलें, आप भी जुड़ें, आपका हाथ उनके साथ हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आज रेडियो जयघोष में आरुषि भटनागर जी से हमने ये चर्चा की। बड़ी संवेदनशील चर्चा है, क्योंकि ये वो पहलू हैं जिनको बिना ग्राउंड पर अध्ययन किए, अनुभव किए कहना उतना उचित नहीं होता, और जो अनुभव कर लेता है वो कहे बिना रह नहीं पाता। और जब वो कहता है तो उसका मकसद है एक चेंज की होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए, और वो ज़रूरी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मैं एक लास्ट बात शेयर जी, कर ज़रूर। सकती हूँ, क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स की बात की। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम एक चेंज ला सकते हैं। आप अगर इंटरनेट ही देखते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको इतनी सारी स्टोरीज मिलेंगी ना। जो फर्स्ट फीमेल पायलट हैं उनके बारे में जानिए, सोशल एक्टिविस्ट हैं लाइक सुनीता कृष्णन जी हैं, उनके बारे में सुनिए, पढ़िए, देखिए। और बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग है जो आपको एंटरटेन भी करेंगी और मोटिवेट भी करेंगी। हाँ, बहुत सी डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, अमेजिंग स्टोरीज बहुत सारी हैं, जी एक्टर्स भी हैं, इसमें सोशल चेंज मेकर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत सी हैं जिन्होंने पहलकदमी की और बेटियों के लिए नए रास्ते खोलने का काम किया। देश ही नहीं, दुनिया में उनके लिए खुले द्वार के तौर पर आज उनका स्वागत हो रहा है, लेकिन कभी उनके लिए सक्रिय राहें थी, और ऐसी राहें बनाने का काम हम सब मिलकर करें और अपनी उड़ान को कतई रोकने की कोशिश न करें। आप बढ़ाएं, अपने पंख फैलाएं, और आप जितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हों वो अवसर हर एक का हक है। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो जयघोष, और विमर्श को ऐसे ही दूसरों के पहुंच में लाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपका फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो हम आपको आमंत्रित करेंगे, अपनी भावना आप लिखें, और आप इसे जितने लोगों तक पहुंचाएंगे आप हमारे एम्बेसडर के तौर पर अपनी भूमिका को अदा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।